हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 2 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चीन ने साइबर अटैक किया था मुंबई पर और वहां की बिजली ठप कर दी थी। तो ऐसा कब हुआ था और खुलासा किसने किया है? कैसे ये साइबर अटैक हुआ था? पावर ग्रिड के कंप्यूटर जो है चीन के कंट्रोल में एक तरह से चले गए थे, मालवेयर इंजेक्ट किया गया था। तो कैसे कैसे हुआ था, ये हैकिंग कैसे हुई थी, पूरी बिजली को कैसे बंद कर दिया गया था कुछ घंटे के लिए चीन के द्वारा। तो पूरे मामले पर केंद्र सरकार का क्या कहना है, महाराष्ट्र सरकार का क्या कहना है? पूरे मामले आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी और चीन जो है उसने ये सब हरकतें की थी। तो इस पर काफ़ी डिटेल में बताएंगे आपको। इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं, जैसे पिछले साल 2020 में इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश रहा, किसके साथ भारत ने सबसे बेहतर व्यापार किया है, अमेरिका को पीछे छोड़ के कौन सा देश आगे निकल गया। इसके अलावा है अमेरिका ने भारत से कितना कर्ज लिया हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज़पेपर्स में काफ़ी सुर्खियाँ रही है। खेल मंत्रालय ने जिम्नास्टिक फेडरेशन को कितने साल बाद मान्यता दी है। इस तरह के कई सारे टॉपिक हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे और इन सब का पूरा PDF अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। चीन ने साइबर अटैक करके मुंबई की बिजली ठप कर दी थी। तो ऐसा कब होने का दावा किया गया है? अभी आंसर होगा 12 अक्टूबर 2020। पिछले साल 12 अक्टूबर को जब वहाँ मुंबई में अचानक बिजली गुल हो गई थी, तो उसकी वजह अभी सार्वजनिक हुई है। देखिए, उस समय लद्दाख के गलवान वैली में इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी और उसी के बाद चीनी जो सरकार समर्थित जो हैकर ग्रुप है उसने मुंबई में ग्रिड फेल कर दिया और अचानक से बत्ती गुल कर दी, बिजली गुल कर दी, सब कुछ ठप हो गया था एक तरह से। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये क्लेम किया है कि चीन ने साइबर अटैक करवाया था इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर। ओके, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये पूरा खुलासा किया है। रिकॉर्डेड फ्यूचर जो है एक जानी मानी संस्था है, सिक्योरिटी फर्म है जो इंटरनेट से रिलेटेड सिक्योरिटी को लेकर नज़र रखती है। ओके, ऊर्जा मंत्रालय का भी मानना है, यानी पावर मिनिस्ट्री का भी मानना है इंडिया में, कि चाइनीज़ ग्रुप ने साइबर अटैक किया था। लेकिन मुंबई वाला जो पावर आउटेज था, बिजली जो गुल हुई थी, उसकी वजह जो चीन है उस पर न तो खंडन किया है केंद्र सरकार ने, न ही स्वीकार किया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का कहना है कि ये चीन के द्वारा ही हमला हुआ था और एक रिपोर्ट भी सौंपी गई थी इस मामले में। ओके, तो इसके बारे में अब और डिटेल में जानते हैं कि पावर आउटेज कैसे हुआ था। पावर आउटेज मतलब अचानक से बिजली गायब हो जाना पूरे शहर की। देखिए, ये 12 अक्टूबर 2020 की घटना है, ठीक है। अचानक से रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, ऑफिस, घरों की बिजली गुल हो गई थी। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें रुक गई थी, लोग पटरियों पर पैदल चल रहे थे। ऐसी स्थिति आ गई थी अचानक से। अस्पतालों में, ICU में कोविड-19 के मरीज भर्ती थे, तो उनका जो वेंटिलेटर है वो सब रुकने की स्थिति आ गई थी, तो जनरेटर चालू किया गया था। बिजली ना होने की वजह से पानी का संकट हो गया था मुंबई में। इंडिया के लिए ये सब बहुत एम्बैरेसिंग था, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहाँ पर कुछ होता है तो पूरी दुनिया में ये खबर फैलती है। और ये पावर आउटेज जब हुआ तो महाराष्ट्र पुलिस का जो साइबर सेल है उसने ये कहा कि हो सकता है कि ये साइबर सबोटाज हो, मतलब साइबर हमला हो। और ये भी उस समय आशंका जताई गई थी कि प्लान तरीके से किसी फॉरेन पावर ने ऐसा करने की कोशिश की है। हालांकि उस वक्त चीन का एक तरह से नाम नहीं लिया गया था। और लेकिन अभी जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट आई है तो महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं नितिन राउत, तो उन्होंने कहा है कि जो साइबर अटैक संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई थी, तो वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि साइबर अटैक की वजह से ही मुंबई में पावर आउटेज हुआ था और चीन के अटैकर्स ने ये सब किया है। तो एक सवाल उठता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को साइबर अटैक का कैसे पता चला है, क्या है? तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अमेरिकी जो इंटरनेट सिक्योरिटी फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर, तो उसने विद एविडेंस ये दिया है और ये बताया है। इसी रिपोर्ट के अनुसार जब लद्दाख में LAC पर आर्मी का स्टैंड ऑफ पीक पर था, वहाँ टेंशन चल रहा था, हिंसक झड़प हुई थी, भारतीय सैनिक जो है शहीद हुए थे और चीन के तो बहुत सारा नुकसान हुआ था,
तभी इंडिया के पावर सेक्टर में बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम पर मालवेयर अटैक हुए थे। तो सवाल उठता है कि चीन के किस ग्रुप ने ये साइबर अटैक किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चाइना लिंक्ड एक ग्रुप है रेड इको ने इंडिया पर टारगेट किया था। ये जो ग्रुप है वो साइबर अटैक को लेकर काफ़ी बदनाम है। देखिए, गलवान वैली में तो एक बात सामने आई ही है कि चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अभी तक उसने पूरे आंकड़े नहीं दिए कि टोटल कितने सोल्जर्स मारे गए। बहुत कम आंकड़े दिए। तो गलवान वैली में जो चीन के साथ हुआ, एक तरह से उसका बदला लेने के लिए माना जा रहा है कि चाइनीज ग्रुप रेड इको ने अटैक किया था, साइबर अटैक किया था, और इसी की वजह से मुंबई में पावर आउटेज हुआ था। तो अचानक से बिजली कई घंटों के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि पावर लाइन का कंप्यूटर और इंटरनेट से क्या कनेक्शन है। मतलब जो तो बिजली है, बिजली को कैसे काटा जा सकता है। तो देखिए, पावर हाउस और ट्रांसमिशन, जो पावर ट्रांसमिशन होता है, पावर ग्रिड होता है, वो सब कंप्यूटर से ही संचालित किया जाता है, और यहाँ भी इंटरनेट कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरे देश का जो पावर नेटवर्क है वो इंटरनेट से ही जुड़ा हो। हाँ, बहुत कुछ सिक्योर किया हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इंटरनेट और कंप्यूटर पर ही निर्भर है। तो चीनी हैकर ग्रुप ने इन कंप्यूटर्स पे मालवेयर इंजेक्ट किया था। मालवेयर जो होता है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि नुकसान पहुंचाने वाला होता है। और जो अमेरिकी फर्म है, इंटरनेट सिक्योरिटी फर्म है, उसका ये भी दावा है कि मालवेयर को इंजेक्ट तो किया गया था बहुत सारे कंप्यूटर में जो पावर सेक्टर के उनमें, लेकिन केवल मुंबई के जो पावर सेक्टर का जो कंप्यूटर था उसी में मालवेयर को एक्टिव किया गया था, बाकी को एक्टिव नहीं किया गया था चीनी ग्रुप के द्वारा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि मालवेयर किस तरह का था, उसका नाम क्या था। तो आपको बता दो, प्लग एक्स मालवेयर का यूज़ किया गया था। ये जो मालवेयर है उसको बैकडोर से कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो यहाँ सवाल उठता है कि मालवेयर को पहुँचाया कैसे गया था उन कंप्यूटर में। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ईमेल के जरिए सर्वर को हैक करके उसमें इंजेक्ट कर देना कोई फाइल को, मतलब कई तरह के ये लिस्ट हैं। ओके, तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा खतरा था और है अभी भी जो पावर सेक्टर हैं उनमें और हर जगह भी। मतलब चीनी जो साइबर जो अटैकर्स हैं उसने ये हरकतें की थी, ये बात सामने आ रही है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या सरकार को इसकी जानकारी थी। तो देखिए, मुंबई पावर आउटेज की वजह का खुलासा करने वाली जो अमेरिकी कंपनी है रिकॉर्डेड फ्यूचर, उसका ये कहना है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले उस कंपनी ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इनको सूचना दी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है। एक भारत सरकार का के अंतर्गत एक संगठन है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ओके, तो उसको सूचना दी गई थी। तो अब सवाल उठता है कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या कहा है जो पूरी सूचना सार्वजनिक हो गई है। पावर मिनिस्ट्री का ये मानना है कि चीनी साइबर हमला हुआ था। हालांकि मुंबई की घटना में साइबर हमले की बात न तो केंद्र सरकार ने पुष्टि की है और न ही खंडन किया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री हैं, तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि चीनी अटैक हुआ था। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है भारत में या दुनिया में। देखिए, इस तरह के अटैक होते रहते हैं। ठीक है, अमेरिका पर भी अटैक हो चुका है। अमेरिका ने एक बार रूस पर आरोप लगाया था कि रूस ने वहाँ की बिजली को अचानक से बंद कर दिया। मैं आपको बताऊँ, एक बुक भी है, मैं पढ़ रहा था द हिंदू में, तो उसमें ये जिक्र है, एक बुक है लाइट्स आउट। ये बुक है टेड कोपेल की, राइटर है। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो पावर सिस्टम है वो अंडर प्रिपेयर्ड है। मतलब पावर हाउसेज में जो कंप्यूटर लगे हैं जिससे कंट्रोल होता है पूरा बिजली का ये व्यवस्था, उस पर साइबर अटैक बहुत आसानी से हो सकता है। ओके, हालांकि इस बुक के आने के बाद अमेरिका ने नई नीति बनाई थी और तमाम देशों ने भी सिक्योरिटी को काफ़ी वो किया था। तो हम देख रहे हैं कि आज के समय में पावर ग्रिड जो है वो कंप्यूटर से संचालित होते हैं और इस पर अटैक भी हो सकता है।
यहाँ तक कि जो पावर जहाँ से जनरेट होता है, जो पावर हाउस है, जैसे मैं टोरेंट पावर के जो सूरत में एक बिजली का प्लांट है, ओके, वो गैस से बिजली बनती है वहाँ पर, तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम था। कहाँ पर कितनी बिजली देनी है वो सब एक जगह बैठ कर सेंट्रल जगह से वहीं से कंट्रोल किया जा रहा था। ओके, तो अगर ऐसे कंप्यूटर में को हैक कर लिया जाए, वहाँ पर इंजेक्ट कर दिया जाए मालवेयर, जो नुकसान पहुँचाने वाले सॉफ्टवेयर हैं, तो पूरा गड़बड़ हो सकता है। और यही देखने को मिला था, जैसा कि अमेरिकी फर्म का कहना है और महाराष्ट्र सरकार का भी ये मानना है। ओके, हालांकि एक बात मैं साफ कर दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि मुंबई में जो पावर आउटेज हुआ था वो चीन का ही हाथ था या नहीं। हालांकि ये जरूर माना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक किए थे पावर स्टेशंस में। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत है पावर स्टेशन को लेकर, कंप्यूटर की सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ तक कि अभी तो बिजली की बात हो रही है, डैम वगैरह जो हैं वहाँ पर भी पूरा कंट्रोल कंप्यूटराइज सिस्टम से ही होता है। ओके, तमाम जो देश में डैम बने हुए हैं वहाँ, अगर उन डैम का बांधों का अगर कंट्रोल सिस्टम कोई दूसरा हैकर ग्रुप ले लेता है तो कुछ भी कर सकता है, बाढ़ ला सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब अब ज़्यादातर चीज़ें जो कंप्यूटराइज्ड हैं, इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ घुसना आसान है किसी हैकर के लिए। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक सवाल और उठता है, थोड़ा डिटेल हो रहा है, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको जानना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। क्या इंडियन ग्रुप भी हैं साइबर अटैक करने वाले? तो देखिए, मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि साइड विंटर नाम का ग्रुप है जो कि अटैक करता है। दूसरा ग्रुप है ड्रॉपिंग एलिफेंट, तो ये भी टारगेट करता रहता है अलग अलग दूसरे कंट्री पर, ये देखने को मिला था। ओके, तो अब ज़रूरत यही है कि पावर ग्रिड को ज़्यादा सिक्योर किया जाए। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं अगले वीडियो में उसके बारे में जिक्र कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जो करंट अफेयर्स बुक है और पीडीएफ अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में कंटेंट दिया गया है। उसका कंटेंट भी एक बार मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। एक एक टॉपिक को काफ़ी विस्तार से बताया गया ताकि जो भी तमाम एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, उन सब में आपको काम आए। और आपको बता दूं कि अमेजन पे बेस्ट सेलर है पिछले 2.5 महीने से। इतने लंबे वक्त तक कुछ ही बुक्स होती हैं जो कि बेस्ट सेलर रहती हैं। ओके, और हाँ, आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जनवरी और फरवरी 2021 का जो करंट अफेयर्स ई बुक है वो अवेलेबल हो जाएगा अगले 2-3 दिनों में। मुझे लगता है कि 5 मार्च तक वो अवेलेबल हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में यानी पिछले साल भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर। आंसर होगा चीन। चीन से इतना टेंशन चल रहा था, लेकिन हमारा द्विपक्षीय कारोबार सबसे बेहतर चीन से ही हो रहा था। ओके, देखिए 2018-19 के बाद से सबसे जो ज़्यादा द्विपक्षीय व्यापार हो रहा था अमेरिका से भारत का हो रहा था, लेकिन 2020 में चीन ने ये स्थान ले लिया। मतलब भारत ने वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कारोबार किया है चाइना के साथ। एलएसी पर संघर्ष चल रहा था, टेंशन चल रहा था, चीन विरोधी भावनाएं भारत में थीं। इसके बावजूद 2020 में भारत और चीन का जो कारोबार है वो 77.7 बिलियन डॉलर का रहा, यानी 5,69,000 करोड़ रुपए का। ओके, और इस दौरान भारत ने चीन से कितना आयात किया? तो 58.7 बिलियन डॉलर का, यानी 4,30,000 करोड़ रुपए के सामान का आयात किया इंडिया ने। ये अस्थायी आंकड़ा किसने जारी किया है? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जारी किया है, वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया है। और इसके अनुसार दूसरे स्थान पर अमेरिका है। द्विपक्षीय व्यापार की बात हो रही है, मतलब इंडिया और दूसरे देश के बीच में जो व्यापार है उसकी बात हो रही है।
तो दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर यूएई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये आंकड़ा जारी किया है, तो उसके मिनिस्टर कौन हैं? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमेरिका ने भारत से कितना कर्ज लिया हुआ है? काफ़ी चर्चा में था ये पूरी न्यूज़। आंसर हो इसका 15 लाख करोड़ रुपए होते हैं इंडिया ने कर्ज दिया हुआ है। ओके, ठीक है। आपको बता दूं कि अमेरिका पर 23.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, 23.4 ट्रिलियन डॉलर का। और अगर बात करें इंडिया की इकॉनमी कितनी है, तो 3 ट्रिलियन के आसपास है, 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी इकॉनमी है। और अमेरिका ने कर्ज लिया हुआ है 23.4 ट्रिलियन डॉलर का। ओके, तो अमेरिका में एवरेज प्रति व्यक्ति 72,309 यूएस डॉलर का कर्ज है। हालांकि ऐसा नहीं कि इन लोगों को चुकाना है, बल्कि सरकार को चुकाना है। ठीक है, तो एक सवाल उठता है कि अमेरिका पर कर्ज कहाँ से आता है, इतना ज़्यादा कर्ज कैसे? तो देखिए, अमेरिका में जो सरकारी कर्ज है उसको नेशनल डेट या गवर्नमेंट डेट कहते हैं। दो तरह के डेट हैं, यानी कर्ज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदरूनी, जो कि अमेरिकी सरकार ने तमाम जो अलग अलग कंपनियां हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनसे कर्ज लिया है। ठीक है, एक्सटर्नल डेट का मतलब हुआ कि बाहर का डेट, मतलब कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने दूसरे देशों और संगठनों से कर्ज लिया है। ये कर्ज कैसे लेता है? ये कर्ज जो है बॉन्ड के रूप में लिया जाता है। अमेरिका में कहते हैं सिक्योरिटी, यूएस सिक्योरिटी कहते हैं उसको, बॉन्ड के जरिए। उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अमेरिका जो है दुनिया से कहता है कि हम एक डील देते हैं कि आप 100 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर मुझे दे दो, और उसके बदले में हम अगले 20 साल या 30 साल तक हर साल 2 से 3% का ब्याज देंगे। ओके, और हम बॉन्ड यील्ड, इसको बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। तो दुनिया भर के देश जो हैं वो बॉन्ड खरीदते हैं उससे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका कहता है दुनिया से कि आप खरीद लो, बल्कि वो कहता है कि आप बॉन्ड में निवेश कर लो और हर साल हम ब्याज देंगे। ठीक है, तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों दुनिया के जो तमाम देश हैं, भारत जैसे भी, वो 2-3% के लिए कर्ज देता है, दूसरे को निवेश करता है। और निवेश के तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे ज़्यादा इनकम हो सकती है। शेयर बाजार है। देखिए, दरअसल क्या है कि आज के समय में दुनिया के जो देश हैं वो स्टेबिलिटी देखते हैं, मतलब स्थिरता। अमेरिकी जो इकॉनमी है वो बहुत स्थिर है, स्थिरता के प्रतीक माना जाता है। तो तमाम जो कंपनियां हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, मोबाइल हो, मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है, वो सब अमेरिकी है। अमेरिकी कंपनी का बहुत प्रभाव है, प्रभुत्व है। ओके, और ये सब जो है यूएस गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार काम करती है। ओके, तो इसी वजह से, और तो दुनिया भर में अमेरिका की साख है, उसकी इकॉनमी बहुत मजबूत है। तो इसलिए दुनिया के देश जो हैं वो एक तरह से कर्ज देते हैं, बॉन्ड के सिक्योरिटी, ट्रेजरी सिक्योरिटी कहते हैं उसको, बॉन्ड को। यूएस बॉन्ड खरीदते हैं बाहर के देश। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ सवाल उठता है कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड है अमेरिका का? तो नंबर 1 पर जापान है। जापान ने काफ़ी कुछ बॉन्ड खरीदा हुआ है अमेरिका का। दूसरे नंबर पर चाइना है, हालांकि 4% ही है। तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, इसके बाद आयरलैंड है, लग्जमबर्ग है। ओके, भारत तो काफ़ी पीछे है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत ने क्यों कर्ज दिया है? भारत तो खुद ही वर्ल्ड बैंक से लोन लेता रहता है, कर्ज लेता रहता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, ब्रिक्स जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उससे लेता रहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उससे कर्ज लेता रहता है अलग अलग परियोजनाओं के लिए। तो भारत ने क्यों दिया हुआ इतना ज़्यादा कर्ज, वो भी अमेरिका को? तो देखिए, बहुत सारे सवाल हैं कि ज़रूरत क्या पड़ गई। देखिए, बॉन्ड का टर्म होता है, जो ट्रेजरी सिक्योरिटी होता है, बॉन्ड को कहते हैं वहाँ, तो 10 साल या 20 साल। तो बॉन्ड जो है एक तरह से सुरक्षित निवेश हो गया एक तरह का। ओके, और ये बहुत विश्वास वाला बॉन्ड होता है। तो
होता ये है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है पैसे की, तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा अचानक बोलें कि हमें बॉन्ड जो है, बॉन्ड के बदले हमें पैसे दे दो आप, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये होता है कि आपकी जो इकॉनमी है, उतना जो रकम है वो एक तरह से फिक्स है और उसका वैल्यू गिरेगा नहीं, ठीक है। डॉलर का वैल्यू जो है वो इसी वजह से है क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया में मान्य है। इसलिए भारत ने भी एक तरह से दिया हुआ है कर्जा वहाँ पर, और अगर किसी देश को, जिसने कर्ज दिया हुआ है, उस देश को अचानक रकम की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरा देश उस बॉन्ड को गिरवी ले लेता है कि ठीक है मैं दे दूँगा, आप ये बॉन्ड मुझे दे दो। तो इसलिए इतना ज़्यादा उसकी मान्यता है अमेरिकी बॉन्ड की, तो इस वजह से ये है। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर अमेरिका कह दे कि हम इस कर्ज को चुकता नहीं करेंगे तो क्या होगा। देखिए, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था इस वक्त अमेरिका है, उसके बाद चीन है। तो अमेरिका ने अगर ऐसा कह दिया तो फिर तो पूरी दुनिया का जो इकॉनमी है, जो सिस्टम है, वो एक तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ओके, अच्छा ये न्यूज़ में कैसे आया, क्यों आया, एक सवाल उठता है। देखिए, अमेरिका में अपोजिशन के नेता जो हैं वो इस पर चर्चा कर रहे थे वहाँ की सीनेट में, ठीक है, वहाँ के संसद में, कि इतना ज़्यादा डेट उठा लिया है हमने, यानी अमेरिका ने, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है। एक दिन ऐसा तो नहीं आएगा कि हम वापस ना कर पाएँ, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की इकॉनमी ठप न पड़ जाए। इस पर चर्चा उड़ती, उसी से न्यूज़ उठी और पूरी दुनिया के अखबारों में ये खबरें छपी हैं। तो इंडिया में ये भी छपा कि भारत ने कितना कर्ज दिया हुआ है। ओके, मुझे लगता है इस मुद्दे पर भी आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत हिचकना। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेल मंत्रालय ने जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी जीएफआई को कितने साल बाद फिर से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? आंसर होगा 10 साल। 10 साल बाद ये मान्यता मिली है। दरअसल 10 साल पहले 2011 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, जो स्पोर्ट्स कोड है, खेल संहिता है, उसका उल्लंघन करने की वजह से। तो अब खेल मंत्रालय ने एक तरह से फिर से मान्यता दे दी है। हालांकि ये जो मान्यता है वो 31 दिसंबर 2021 तक के लिए ही है। इस दौरान कहा गया है कि जीएफआई से कि अगले 6 महीने के दौरान पहले तो अपने जो पूरी व्यवस्था है, संविधान है, उसमें बदलाव करें। जो लोगों की नियुक्ति हुई है वहाँ पर उनको हटाया जाए, जो खेल संहिता के अनुसार जो नियुक्त नहीं है उन लोगों को। ओके, और खेल मंत्रालय ने ये भी कहा है कि अध्यक्ष पद पर सुधीर मित्तल और कोषाध्यक्ष पद पर कौशिक बिदिवाला वो बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 यानी पीनल लॉ मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2021 को पास किया है। तो इसके तहत अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? आंसर होगा आजीवन कारावास। ठीक है, अभी हाल ही में विधेयक को मंजूरी दी गई है और इसमें बात यही है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले जो दोषी लोग हैं उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। तो अगले विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया जाएगा और अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। ओके, मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल है, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस यानी इंटरनेशनल रेयर डिजीज डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा फरवरी के अंतिम दिन को। ठीक है, और 2021 में कौन सा दिन था? 28 फरवरी। तो ये दुर्लभ रोग दिवस ये मनाया जाता है। 8वां ये दिवस मनाया गया है इस बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिपुरा में 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है, तो इसका सब्जेक्ट क्या था? आंसर होगा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल रमेश बैस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? फुटबॉल की बात हो रही है। आंसर होगा ओडिशा। ओके, देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने
इंडियन वीमेन लीग के लिए ओडिशा को चुना है, वहाँ पर आयोजन होगा, 5वां संस्करण है ये, ठीक है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसके अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रोटीन डे। आंसर होगा इसका 27 फरवरी। ओके, 2021 में ये दूसरी बार आयोजित किया गया है। पिछले साल 27 फरवरी को पहली बार ये राष्ट्रीय तौर पर ये मनाया गया था। राइट टू प्रोटीन का एक तरह से नारा दिया गया था। ओके, और इस दिवस के जरिए प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। 2021 की थीम क्या है? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? आंसर होगा विजय सांपला। ओके, विजय सांपला। और आपको बता दूं कि 2014 से 2019 तक वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 के बारे में भी है। कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको मैं कल के वीडियो में दे दूंगा, कल मॉर्निंग को देखना मत भूलना है। अब रेगुलर पिछले कई दिनों से आ रहा है और आगे भी रेगुलर वीडियो आता रहेगा। और अभी जो करंट अफेयर्स आपने देखा सुना, टोटल कंटेंट नोट्स के रूप में भी अवेलेबल है, MCQ क्वेश्चन आंसर भी है। तो ये डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है PDF का। ओके, वहाँ और भी PDF है, 2020 के भी PDF अवेलेबल है। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।